ये नेक्स्ट वीडियो है हमारा प्लीडिंग के बारे में। ऑर्डर 6 की हम बात कर रहे हैं, हम कंटिन्यूस ऑर्डर कर रहे हैं। मतलब हम ये देखना और दिखाना चाहते हैं कि सीपीसी जो कुछ लोगों को लगता है कि बहुत मुश्किल है, टफ है, रूल समझ नहीं आते, मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूल्स है। तो जो जितने भी रूल्स इसमें बनाए गए हैं, सेक्शंस बनाए गए हैं, वो आपकी हेल्प के लिए बनाए गए हैं, कन्वीनियंस के लिए बनाए गए हैं। और अगर एक बार आपको ये रूल समझ में आ गई तो आप ये समझना कि सीपीसी आपके लिए सिर्फ एक गेम रहेगी, और एक ऐसी गेम होगी जिसमें आप ही प्लेयर ऑफ द मंथ, प्लेयर ऑफ द ईयर और प्लेयर ऑफ द डे रहेंगे। देखिए, ऑर्डर 6 की बात करें, प्लीडिंग जनरली प्लीडिंग की बात करें तो प्लीडिंग का मतलब क्या है, प्लीडिंग शब्द क्या है। तो रूल 1 में बताया गया कि प्लीडिंग का मतलब है प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट। अब जो प्लेंट है, प्लेंट यानी जो प्लेंट आपने फाइल की है, अगर क्रिमिनल में कर रहे हैं तो ये कंप्लेंट है, सिविल में कर रहे हैं तो ये प्लेंट है। प्लेंट का मतलब एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स जिसके ऊपर आपका केस निर्भर करता है, और उसके अंत में आपने कुछ क्लेम मांगा हुआ, कुछ रिलीफ या प्रेयर आपने मांगी हुई है कोर्ट से। आप चाहते हैं कि कोर्ट आपको आपके लिए कुछ करे, आपके साथ अन्याय हुआ है या आपका कोई राइट बनता है और भारत में कानून है उस चीज को लेकर, तो वो चीज जो आप फाइल करेंगे उसको सिविल में प्लेंट कहा जाएगा और क्रिमिनल में कंप्लेंट कहा जाएगा। आगे देखिए, तो प्लीडिंग का मतलब क्या हुआ, प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट। प्लेंट आपकी तरफ से और रिटन स्टेटमेंट ऑपोजिट पार्टी यानी डिफेंडेंट या प्रतिवादी की तरफ से जिसके खिलाफ आपने केस किया है। आगे देखिए, प्लीडिंग टू स्टेट मटेरियल फैक्ट्स एंड नॉट एविडेंस। रूल 2 की बात कर रहे हैं, ऑर्डर 6 रूल 2, प्लीडिंग टू स्टेट मटेरियल फैक्ट्स एंड नॉट एविडेंस। आपके पास में अगर कोई एविडेंस है इन चीजों को प्रूव करने की, सपोज आपने केस किया है और केस के साथ आपके पास कुछ रसीदें हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ विटनेसेस हैं, उनका जिक्र आपको करने की जरूरत नहीं है अपने प्लेंट में। आप सिर्फ ये लिख सकते हैं कि हाँ हाँ इस दिन ये घटना हुई, इस दिन ये चीजें हुई। आप एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स दे सकते हैं, एविडेंस लिखने की जरूरत नहीं है कि किसके सामने आपने दिए, क्या हुआ, कौन कौन व्यक्ति था, या क्या क्या कागज आपको मिले। अब देखिए, अब हर एक जो प्लीडिंग होगी उसमें सिर्फ एक स्टेटमेंट होगी कंसाइज फॉर्म में, एक लिमिटेड फॉर्म में, उन मटेरियल फैक्ट के बारे में जिस पर आपकी प्लीडिंग रिलाई करती है या जिस पर आप भरोसा करते हैं कि हाँ ये चीजें मेरे साथ हुई हैं, आपके क्लेम के लिए या आपके बचाव के लिए। या देखिए, प्लीडिंग की बात कर रहे हैं तो दोनों का जिक्र साथ साथ चलेगा। अगर आपने क्लेम फाइल किया है या आपने डिफेंस फाइल किया है, तो इस क्लेम या डिफेंस के लिए आप कंसाइज फॉर्म में वो मटेरियल फैक्ट लिखेंगे जिस पर आपका क्लेम या डिफेंस रिलाई करता है, ठीक। मगर वो एविडेंस नहीं लिखेंगे जिससे आपको ये फैक्ट साबित करने हैं, वो एविडेंस लिखने की आपको जरूरत नहीं है। आगे देखिए, हर एक जो प्लीडिंग होगी वो पैराग्राफ में होगी, उसके नंबर कॉन्सिक्यूटिव नंबर यानी एक के बाद एक नंबर डले हुए होंगे, और हर एक एलिगेशन जहां तक ये कन्वीनियंट है वो सेपरेट पैराग्राफ में लिखा जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, लिखने में वैसे बड़ा टेक्निकल लगता है, बहुत सिंपल सी बात कह रहा है कि भैया जो बात आपको कहनी है अलग अलग पैराग्राफ में लिखो। अलग अलग आदमियों के बारे में लिखे हो तो अलग अलग पैराग्राफ में अलग अलग इंसिडेंट लिखो, अलग अलग आदमियों के बारे में लिखो जिनके खिलाफ आपने केस फाइल करना है, और उसका नंबर दे दो, हर पैराग्राफ का नंबर दे दो कि पैराग्राफ 1 2 3 4 ऐसे करके आप चलते जाए। उसके बाद में सब रूल 3 बता रहा है डेट, सम और नंबर जो भी होंगे वो फिगर में भी होंगे एज वेल एज इन वर्ड्स में होंगे। जो भी डेट, सम और नंबर, यहां पर ये इंपॉर्टेंट बात है। ये इसलिए कि ताकि कोई फेरबदल ना हो उसके और उसको समझने में आसानी हो, कोई भी एम्बिगिटी ना हो। एम्बिगिटी का मतलब यह है कि कई बार चीजें क्लियर नहीं होती, तो कोई भी चीज आप ऐसी ना लिखो कि जिससे अनक्लियर हो। तो कोई भी डेट, सम्स और नंबर, ये 3 चीजें, डेट, सम और नंबर, अगर आप ये लिख रहे हैं तो वो फिगर के साथ साथ वर्ड में भी लिखोगे आप। आगे देखिए, फॉर्म ऑफ प्लीडिंग, रूल 3 में बता रहा है फॉर्म्स ऑफ प्लीडिंग। जो फॉर्म है अपेंडिक्स ए में, अगर वो एप्लीकेबल होती है, अगर वो एप्लीकेबल नहीं भी है उस तरीके से, तो वही एप्लीकेबल होगी सभी प्लीडिंग के लिए। देखिए, अब अपेंडिक्स ए क्या है, अपेंडिक्स का अगर लिटरल ऑक्सफोर्ड मीनिंग से अगर इसका मतलब लिया जाए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से, तो इसका लिटरल मीनिंग है अपेंडिक्स इज समथिंग एडेड टू द एंड में। अब देखिए, सीपीसी की एक बॉडी है, बॉडी ऑफ द कोड है। बॉडी का मतलब क्या है, जो सेक्शंस इसमें लिखे हुए हैं, जो रूल्स इसमें लिखे हुए हैं और जो ऑर्डर इसमें लिखे हुए हैं, ये बॉडी है सीपीसी की। अब इसके एंड में कुछ अपेंडिक्स यानी कुछ आपको एक फॉर्मेट दिए हुए हैं, और फॉर्मेट के अनुसार ही आप अपने प्लेंट को फाइल करेंगे, तो वो लास्ट में दिया गया है, उसको भी आप देख सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, और उसके अनुसार ही आप अपनी प्लेंट को फाइल करेंगे। आगे देखिए, पार्टिकुलर्स टू बी गिवन वेयर नेसेसरी, रूल 4 की बात कर रहे हैं, ऑर्डर 6 रूल 4। देखिए, ये कह रहा है कि उन केसेस में जहां पर पार्टी रिलाई करती है कि उसके साथ
मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है, फ्रॉड हुआ है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है, विलफुल डिफॉल्ट है या अनड्यू इन्फ्लुएंस है। देखिए ये बेसिकली ये सारे जो एलिमेंट है ये कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट है। अगर आपको ये दिखाना है कि आपके साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आपकी कंसेंट जो है वो फ्री नहीं थी, आपके साथ में क्या हुआ है, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, विलफुल डिफॉल्ट या अनड्यू इन्फ्लुएंस, और उन सभी केसेस में जहां पर ये पर्टिकुलर नेसेसरी है तो आप इसको एग्जाम्पलीफाई किए बिना उन पार्टिकुलर को डेट और आइटम के साथ में लिख सकते हैं। क्योंकि ये इंसिडेंट ऐसे हैं, आपको पूरा इंसिडेंट लिखना पड़ेगा कि आपके साथ में मिस रिप्रेजेंटेशन अगर उसने किया है तो उसने क्या झूठ बोला आपके साथ, तो आपको ये बताना पड़ेगा। आगे देखिए, जो रूल 5 है वो डिलीट कर दिया गया है 99 के एक्ट से 1 जुलाई 2022 को, ये रिपील्ड कर दिया गया। कंडीशन प्रेसिडेंट, रूल 6 कंडीशन प्रेसिडेंट। देखिए कंडीशन प्रेसिडेंट आई है तो दो बात आपको समझा दो, दो चीजें होती है, कंडीशन प्रेसिडेंट और कंडीशन सब्सिक्वेंट। कंडीशन प्रेसिडेंट वो है जो पहले की शर्त होती है और कंडीशन सब्सिक्वेंट जो बाद वाली शर्त होती है। अब देखिए, कोई भी कंडीशन प्रेसिडेंट जिसकी परफॉर्मेंस या जिसकी अकरेंस होनी थी मगर वो कंटेस्टेड है, वो आप डिस्टिंक्टली स्पेसिफाई करेंगे अगर आप प्लेंटिफ हैं या डिफेंडेंट हैं। तो कोई भी कंडीशन प्रेसिडेंट जिसकी परफॉर्मेंस या अकरेंस जिसका होना या ना होना कंटेस्टेड है। देखिए कई बार क्या होता है कि आप जब एग्रीमेंट करते हैं उस एग्रीमेंट में आप एक शर्त लिखते हैं कि ये एग्रीमेंट तब माना जाएगा जब आप इस शर्त को पूरी कर लेंगे। जैसे बाप ने बेटे को बोला कि भैया तुम अगर एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन लेकर आओगे तो तुम्हें मोटरसाइकिल दिलाऊंगा, तो ये क्या हुआ, ये कंडीशन प्रेसिडेंट हुई। अगर वो कंडीशन प्रेसिडेंट यानी पहली शर्त क्या है कि तुम्हें एग्जाम में फर्स्ट आना है, तब तुम्हारे को मैं मोटरसाइकिल लेकर दूंगा। कंडीशन सब्सिक्वेंट क्या होती है कि अगर उसने कहा कि इस एग्रीमेंट के बाद में अगर 1 साल के अंदर अंदर तुम फर्स्ट आ जाओ तो तुम्हें 1 लाख रुपए मिलेंगे, तो ये कंडीशन सब्सिक्वेंट हुई, क्योंकि एग्रीमेंट के बाद में 1 साल का फर्दर टाइम दिया जा रहा है उसको। तो ये जो कंडीशन प्रेसिडेंट है इसकी परफॉर्मेंस का होना या ना होना ये भी आपको लिखना पड़ेगा कि अगर कोई ऐसी शर्त अगर उसमें लिखी गई थी कि उसकी परफॉर्मेंस या अकरेंस कि आपने उसको परफॉर्म किया या नहीं किया, या उसका होना या ना होना, इन चीजों के बारे में भी आप प्लेंटिफ या डिफेंडेंट के तौर पर अपनी प्लीडिंग में उसको लिखोगे। आगे डिपार्चर, अब क्या कह रहा है कि जो प्लीडिंग है, अब अगर आप इसके अंदर कोई भी नया ग्राउंड या नया क्लेम इंक्लूड करना चाहो तो नहीं कर सकते। अगर आपने एक बार अगर आपने प्लेंट अपनी फाइल कर दी, ठीक, और फाइल करने के बाद में अब अगर आप कोई नई चीज अगर उसमें दाखिल करना चाहते हो अपने दावे में, मगर जो नई चीज आप दाखिल करना चाहते हो वो पुराने से मेल नहीं खा रही है, क्योंकि पुराने में आपने लिखा कि मुझे तो 5 लाख रुपए लेने थे और नए में आप लिख रहे हो कि मुझे 8 लाख रुपए लेने थे, तो ये पुराने से इनकंसिस्टेंट हो गई। या फिर किसी आदमी का नाम आप नया ऐड करना चाहते हो तो आपको अब क्या करना पड़ेगा, आपको अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। अमेंडमेंट के अलावा कोई तरीका नहीं है कि आप अपनी प्लीडिंग को चेंज कर सको। आगे देखिए, डिनायल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रूल 8 की बात कर रहे हैं, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट आपने प्लीडिंग में लिखा कि हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ठीक, तो अगर दूसरी पार्टी सिर्फ उसको मना कर देती कि नहीं हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, तो ये कहना ये सफिशिएंट नहीं होगा उन मैटर के बारे में जो मैटर आपके खिलाफ कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा लिखे गए हैं, ठीक। तो सिर्फ जो डिनायल है वो सफिशिएंट नहीं होगा। आपको अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी उसने केस में लगाई हुई है तो आपका जो डिनायल है वो सफिशिएंट नहीं होगा, ठीक है। और अगर आप सिर्फ डिनायल करते हैं तो यह समझा जाएगा कि आपके बीच में एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और जो मैटर फैक्ट हैं जो उसमें लिखे गए हैं वो सही लिखे गए हैं। आपका सिर्फ डिनाई करना वो आपके लिए इफेक्टिव नहीं होगा, आपका मतलब डिफेंडेंट के तौर पर। आगे देखिए, इफेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी स्टेटेड, रूल 9 की बात कर रहे हैं, इफेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी स्टेटेड। देखिए, जहां पर डॉक्यूमेंट के कोई भी कंटेंट जो मटेरियल है, कोई भी अगर डॉक्यूमेंट है और उसके कंटेंट मटेरियल है तो ये सफिशिएंट होगा कि आप ब्रीफली उसको जितना कम से कम करके लिख सकते हैं उतना लिखे। ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंट 10 पेज में था,
पूरा के पूरे 10 पेज आपने छाप दिए। अब जैसे मैं एक रिसेंट एग्जांपल देना चाहूंगा आपको, अगर कोई डिफेमेशन का सूट आप फाइल कर रहे हैं, डिफेमेशन का सूट फाइल करते वक्त एक आदमी ने आपके खिलाफ 10 पेज का या अखबार में बहुत बड़ा बड़ा आर्टिकल्स आपकी बुराई में आपके खिलाफ प्रचार करवा दिया उसने, तो जरूरी नहीं है कि वो पूरा का पूरा जो मैटर है वो डिफेमेटरी हो, उसमें हो सकता है कुछ पोर्शन हो जो रेलिवेंट है, आपसे रिलेटेड है, वो डिफेमेटरी होगा। तो आपको सिर्फ उतना जो पोर्शन है वही उठाना है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट का जो मटेरियल पोर्शन है वही आपको अपने प्लीडिंग में ब्रीफली लिखना है जितना पॉसिबल हो। आगे देखिए, मेलाइस नॉलेज ईटीसी, रूल 10 की बात कर रहे हैं। मेलाइस क्या है? दुर्भावना। देखिए, जहां पर ये मटेरियल है या जहां पर ये नेसेसरी है कि आपको दुर्भावना लिखनी है, फ्रॉडुलेंट इंटेंशन, नॉलेज या कंडीशन ऑफ माइंड ऑफ एनी पर्सन, ये 4 चीजें हैं। यानी आपको अगर आप ये दिखा रहे हैं कि भाई इस व्यक्ति ने आपके खिलाफ ये काम किया, क्यों? क्योंकि वो आपसे दुर्भावना रखता है, फ्रॉडुलेंट इंटेंशन रखता है, या फिर उसको इस बात की नॉलेज थी, या फिर उसकी जो स्टेट ऑफ माइंड है, उसकी मेंटल कंडीशन, उसकी स्टेट ऑफ माइंड जो है, अगर आप उसके बारे में लिखना चाहते हैं तो ये भी सफिशिएंट होगा कि वो आप उनको पूरे सर्कमस्टांसेस ना लिख के, मगर उन सर्कमस्टांसेस जो आपको पता लग रहा है कि हाँ इसको ये बात पता थी तभी उसने ये बात लिखी, तो ये बात आप लिख सकते हैं प्लीडिंग में। आगे देखिए, नोटिस, जहां पर ये मटेरियल है कि आपको उस व्यक्ति के बारे में ये बताना कि उसको इस बात का नोटिस था, उसको इस बात की नॉलेज थी। देखिए, जैसे 2 व्यक्तियों ने एग्रीमेंट किया और दूसरे व्यक्ति को, 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति तो सप्लायर है किसी चीज का, एक व्यक्ति डिलीवरी करता है, दूसरा व्यक्ति उसको रिसीव करता है। मान लो आपकी फैक्ट्री में कपड़े से संबंधित कोई काम होता है, तो जो कपड़ा आपको मिलता है वो दूसरे व्यक्ति को पता है। अगर दूसरे व्यक्ति को यह पता है, सपोज हम एक पर्टिकुलर फैक्ट की बात कर रहे हैं कि अगर उसको यह पता है कि अगर ये कपड़ा ना मिला तो ये 1 महीने के अंदर बर्बाद हो जाएगा और जानबूझकर उसने कपड़े की सप्लाई आपको नहीं की, तो ये नोटिस ऑफ एनी फैक्ट के बारे में, ये मैटर ऑफ थिंग के बारे में जो सफिशिएंट है आपको बताना, ये आप अपने प्लीडिंग में लिखोगे और उन सर्कमस्टांसेस के बारे में लिखोगे। आगे देखिए, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और रिलेशन। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, देखिए रूल 12 की बात कर रहे हैं। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, एक तो होता है एक्सप्रेस्ड, एक होता है इंप्लाइड। इंप्लाइड क्या होता है? जो व्यक्ति के बर्ताव से या व्यक्ति के कंडक्ट से एक चीज आपको क्लियर हो रही है। जहां पर कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी रिलेशन व्यक्तियों के बीच में इंप्लाइड है, उनके लेटर के जरिए या कन्वर्सेशन के जरिए या दूसरी सर्कमस्टेंसेस के जरिए, तो ये सफिशिएंट होगा इस कॉन्ट्रैक्ट या रिलेशन के बारे में एज ए फैक्ट आप बता सकते हो। और उन लेटर, कन्वर्सेशन और उन सर्कमस्टेंसेस को बिना डिटेल में दिए उनका भी जिक्र कर सकते हो आप अपने प्लीडिंग में। और इस तरह के केसेस में अगर आपकी प्लीडिंग ऑल्टरनेटिवली किसी कॉन्ट्रैक्ट या रिलेशन के बारे में बताती है या इंप्लाइड सर्कमस्टेंसेस के बारे में बताती है, तो वो ऑल्टरनेटिवली इनके बारे में बता सकते हो। ऑल्टरनेटिव विकल्प आपके पास रहेगा कि एक्सप्रेस तो है ही आपके पास में जो रिटर्न में है, मगर रिटर्न के अलावा आपकी उसके साथ बातचीत होती थी, कोई लेटर्स का कन्वर्सेशन होता था, या जो सर्कमस्टांसेस थे कि आप दोनों उस होटल में एक जगह मिले थे, तो ऐसी जो चीजें हो सकता है रिटर्न में ना हो, पर आप फिर भी इन सर्कमस्टांसेस के बारे में अपनी प्लीडिंग में लिख सकते हो। आगे देखिए, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, रूल 13, ऑर्डर 6 प्लीडिंग की बात कर रहे हैं। देखिए, अब क्या कह रहा है कि कोई भी जो पार्टी है अपनी प्लीडिंग में किसी भी ऐसे मैटर फैक्ट को बारे में नहीं लिखेगी जो लॉ के द्वारा उसकी फेवर में ऑलरेडी है। अब लॉ की अगर प्रिजम्पशन है, सपोज मान लो कोई भी फैक्ट है, अगर मान लो इंडियन लॉ का वायलेशन है, तो आपको यह लिखने की जरूरत नहीं है कि इसने इंडियन लॉ का वायलेशन किया है, क्योंकि ये तो प्रिजम्पशन है, यहां लॉ की प्रिजम्पशन है। समझ रहे कि अगर आप दोनों व्यक्तियों के बीच में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस थे जिसको लॉ प्रिज्यूम करता है कि हाँ ऐसा होता है, इन कंडीशंस में ऐसा होता है, तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है कि लॉ की यहां पर प्रिजम्पशन थी। आगे देखिए, प्लीडिंग टू बी साइंड, रूल 14, हर एक जो प्लीडिंग होगी वो उसके या तो पार्टी द्वारा या उसके प्लीडर द्वारा साइन की जाएगी। जहां पर जो पार्टी है प्लीडिंग की, अगर वो एब्सेंट है या किसी गुड कॉज से या वो साइन नहीं कर सकती, तो उसका जो ऑथोराइज्ड व्यक्ति है वो भी इसको साइन कर सकता है, जो इस व्यक्ति के बिहाफ पर स्यू या डिफेंड कर रहा है। मतलब अगर व्यक्ति बीमार है तो वो किसी को ऑथोराइज कर सकता है कि वो उसके बिहाफ पर
स्यू कर सकता है या डिफेंड कर सकता है। जैसे माइनर है, माइनर अब साइन नहीं कर सकता, या अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है, मगर अनसाउंड माइंड के व्यक्ति के पास में करोड़ों की संपत्ति है और उस संपत्ति पर अगर कोई एनक्रोचमेंट करता है, उसका अनलॉफुल पोजेशन लेने की कोशिश करता है, तो जो भी इसका लीगल गार्जियन होगा इसके बिहाफ पर या तो प्लीडर अपॉइंट कर सकता है और या फिर खुद साइन कर सकता है जो ऑथोराइज्ड है। आगे देखिए, एड्रेस फॉर सर्विस ऑफ नोटिस। हर एक प्लीडिंग जब फाइल की जाएगी उसके साथ में एक स्टेटमेंट लिखी जाएगी जिसको साइन किया जाएगा रूल 14 में, जैसे आपको बताया है, रिगार्डिंग द एड्रेस ऑफ द पार्टी, प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में, यानी जो पार्टीज का एड्रेस होगा आपका भी और अपोजिट पार्टी का यानी डिफेंडेंट का। अब प्लेंट के साथ में आप एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में, प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म का मतलब ये है, अगर आप बड़ी स्टेट की बात करें, मेट्रोपॉलिटन एरिया की बात करें, मगर अब ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि मैं सीआरपीसी की अगर बात करूं तो सीआरपीसी के सेक्शन 8 में ये बताया गया था कि मेट्रोपॉलिटन एरिया होता है जिसकी भी एरिया की पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज्यादा, उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया कहा जाता है, और वहां पर जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनको मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहा जाता है। मगर जब से हमारा सीआरपीसी का नया कोड यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आया है, यहां पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की जो पोस्ट है वो खत्म कर दी गई है, एबॉलिश कर दी गई है। अब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोई पोस्ट नहीं है, चीफ मेट्रोपॉलिटन की कोई पोस्ट नहीं है, एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नहीं होगा। अब सिर्फ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, और या फिर आपका चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पोस्ट रहेंगी। दोस्तों आगे देखिए, अब ये जो एड्रेस है ये टाइम टू टाइम आप चेंज कर सकते हैं कोर्ट में। अगर नया एड्रेस है पार्टी का तो एक वेरिफिकेशन और साथ में एक नया एड्रेस का फॉर्म दे सकते हैं। अगर आपको पता लगता है कि डिफेंडेंट ने एड्रेस चेंज कर लिया और उसकी सर्विस नहीं हो पा रही, तो आप एक नया एड्रेस देकर इसकी डिफेंडेंट की एड्रेस को चेंज करा सकते हैं। जो एड्रेस की स्टेटमेंट आपने सब रूल 1 में दी है उसको रजिस्टर्ड एड्रेस माना जाएगा पार्टी का, और जब तक ये एड्रेस चेंज ना हो वही उस पार्टी का एड्रेस माना जाएगा सर्विस से या दूसरे पर्पजेस से। और अगर डिग्री की अपील भी करानी है तो इसी एड्रेस पे की जाएगी जो एड्रेस आपने शुरुआत में कोर्ट में भरकर दिया था कि हाँ ये डिफेंडेंट या अपोजिट पार्टी इस पते पर रहती है। अब क्या कह रहे हैं सब रूल 4 में, जो सर्विस है वो इफेक्टिव होगी इसी रजिस्टर्ड एड्रेस पर। जो एड्रेस आपने दिया है उसको आप ये समझ लीजिए रजिस्टर्ड एड्रेस माना जाएगा, और कोर्ट की समन्स की सर्विस से, सर्विस के पर्पज से या दूसरे पर्पजेस से इसी एड्रेस पर कोर्ट हमेशा समन भेजेगा। और अगर आपकी फेवर में डिक्री या डिक्री पास हो गई है, चाहे डिक्री आपकी फेवर में हुई है या नहीं हुई है, उस डिक्री की अगर अपील होती है तो भी समन्स की सर्विस इसी एड्रेस पर की जाएगी। जहां पर जो रजिस्टर्ड एड्रेस है पार्टी का, अगर वो कोर्ट को लगता है कि वो इनकम्प्लीट है, फॉल्स है या फिक्टिशियस है, अगर कोर्ट को ये लगा कि आपने जो पता दिया है वो गलत दिया है या कंफ्यूजिंग दिया है, जानबूझकर आपने झूठा पता दिया है या गलत पता दिया है, तो कोर्ट अपने आप या पार्टी की एप्लीकेशन पर इस रजिस्टर्ड एड्रेस जो आपने दिया है, इस रजिस्टर्ड एड्रेस पर सूट को स्टे कर देगी, कहेगी नहीं हम इस पर समन्स की सर्विस नहीं कराएंगे। अब जहां पर जो रजिस्टर्ड एड्रेस है, जो आपने डिफेंडेंट ने अगर अपना रजिस्टर्ड एड्रेस दिया है और वो जो रजिस्टर्ड एड्रेस है डिफेंडेंट ने अपना फॉल्स, फैक्शियस और या फिर इनकम्प्लीट दे दिया, तो कोर्ट क्या करेगी, उसका जो डिफेंस है वो स्ट्रक ऑफ कर देगी और उसको इस पोजीशन पर लगा देगी कि जैसे उसने अपना कोई डिफेंस ही ना लिया हो, यानी अब उसका कोई डिफेंस नहीं है। अब ये समझा जाएगा कि वो अपने बचाव में उसने कुछ बोला ही नहीं। अब आगे देखिए, जहां पर सूट को स्टे हुआ है या डिफेंस को स्टक हुआ है, अब आप समझ गए होंगे पहले जो बताया मैंने कि अगर प्लेंटिफ ने ऐसा पता दे दिया डिफेंडेंट का जो गलत है, फॉल्स है, वेक्शियस है और या फिर इनकम्प्लीट है, तो प्लेंटिफ का सूट स्टे हो जाएगा। और अगर डिफेंडेंट ने अपना पता गलत दिया है तो उसका डिफेंस स्टक हो जाएगा। अब इन दोनों कंडीशन में जो प्लेंटिफ या डिफेंडेंट है, अगर वो अपना करेक्ट एड्रेस दे देता है तो कोर्ट इस ऑर्डर को सेटिसाइड कर देगी और सूट को प्रोसीड करेगी। आगे देखिए सब रूल 7 में, अगर कोर्ट को यह लगता है कि जो पार्टी है वो सफिशिएंट कॉज की वजह से अपना ट्रू एड्रेस नहीं दे पाई टाइम पर, तो भी इस ऑर्डर को स्टे, अपने जो स्टे का ऑर्डर है उसको वेकेट कर देगी और जो डिफेंस स्ट्रक का ऑर्डर किया था उसको भी वेकेट कर देगी उन शर्तों पर जो कोर्ट को ठीक लगता है। आगे देखिए, वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग। वेरिफिकेशन कैसे होगी प्लीडिंग की, रूल 15 में, ऑर्डर 6 रूल 15। अब कह रहा है कि जो भी रूल बनाए गए हैं उन रूल के मुताबिक जो प्लीडिंग है वो वेरीफाई की जाएगी एट द फूट बाय द पार्टी और वन ऑफ द पार्टी ऑफ द प्लीडिंग। फूट का मतलब यह है कि बॉटम पर आपके जो प्लेंट है
उसके बॉटम पर एक वेरिफिकेशन बनी होगी। उस वेरिफिकेशन को एक या एक से ज्यादा पार्टी या ऐसे व्यक्ति द्वारा वेरिफिकेशन की जाएगी जिसको केस के सर्कमस्टेंसेस का पता है। अब जो व्यक्ति वेरीफाई कर रहा है वो रेफरेंस देगा कि ये जो पैराग्राफ इसमें लिखे गए हैं ये उसकी अपनी नॉलेज से वो उसको वेरीफाई करता है या फिर अपनी इंफॉर्मेशन से इसको वेरीफाई करता है, जो उसको विश्वास है कि हाँ ये सही है। आगे जो वेरिफिकेशन है वो साइन की जाएगी उस व्यक्ति द्वारा और डेट लिखी जाएगी कि कब इसने इसको साइन किया है। अब सब रूल 4 में बता रहा है रूल 15 के कि जो व्यक्ति वेरीफाई कर रहा है प्लीडिंग को वो साथ में एक एफिडेविट भी देगा इस प्लीडिंग की सपोर्ट में, अपनी प्लेंट की सपोर्ट में एक एफिडेविट भी देगा, यानी ये ओथ पर रहेगा। और अगर इसने कोई झूठी बात कही है इसमें तो प्रीजरी की, यानी ये माना जाएगा कि उसने एक झूठा वाद कोर्ट के सामने लाया, एक झूठा केस कोर्ट के सामने किया है। अब इस व्यक्ति के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है झूठ बोलने के लिए, झूठा केस लाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। ये था आपका ऑर्डर 6। नेक्स्ट में मिलेंगे ऑर्डर 7। कोशिश करेंगे कि सभी ऑर्डर आपको कंप्लीट करके दें। थैंक यू।